हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज हम लोग कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत से ली गई कहानी लाख की चूड़ियां पढ़ेंगे। लेखक कामता नाथ द्वारा लिखी गई है। कहानी का आशय सबसे पहले समझ लीजिए कि इस कहानी में लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो कहानी का आशय यह है कि आज के आधुनिक युग में बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित हो गए हैं। इसका असर छोटे छोटे उद्योगों पर पड़ रहा है, जिससे हाथ से बनाई गई वस्तु समाप्त होती जा रही है। ठीक है, हस्तकला समाप्त होते जा रहा है। आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। लाख की चूड़ियां। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाख क्या होती है। लाख या लाह, उसको लाह भी बोलते हैं, कीटों द्वारा या कीड़ों द्वारा उत्पन्न एक पदार्थ होता है जो पेड़ों पर पनपता है। ठीक है, उससे चूड़ियां या उसको लाठी भी बोलते हैं बनाई जाती है। तो यहाँ शीर्षक है लाख की चूड़ियां। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहे हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। लाख की विशेषता क्या होती है कि उसे गर्म करने के बाद, पिघलाने के बाद जो भी मन चाहे आकार उसको दिया जा सकता है। तभी तो उसके हर चूड़ियां बनती है प्रत्येक साइज की। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि चाव मतलब होता है इच्छा, था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों को छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां बहुत पसंद होती है। लेखक को भी पसंद थी और उसको वो बदलू दिया करते थे, इसीलिए बदलू उनको गांव में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। ठीक है, मामा के गांव में अक्सर नाना या मामा ही बोला जाता है। बदलू को गांव के बच्चे भी बदलू काका कहते थे, तो मैं भी उनको बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन कहते हैं आंगन को। मकान के सामने बड़ा सा एक आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। बगल में भट्ठी दहकती रहती। भट्ठी कहते हैं बड़ा सा चूल्हा जिसमें लकड़ी या कोयला जला करके और उस पर काम किया जाता है। दहकना यानी कि आग से लाल होना, जलते रहता था वो भट्ठी, और उसमें बदलू के द्वारा उसमें लाख पिघलाया जाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी, यानी कि चौकोर सा टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के साथ करके चूड़ी का आकार देता था। ठीक है, लाख को वो पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरियां कहते हैं लकड़ी का बना हुआ ऐसा बेलन के समान, जो कि आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। बेलन भी तो लकड़ी का ही बना होता है। उसी तरह से मुंगेरिया बनी हुई थी, जिसमें चूड़ी को डालकर उसमें गोल और चिकना बनाया जाता और फिर एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उस पर रंग करता था। ठीक है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया कहते हैं बैठने के लिए 4 पायों का छोटा सा चौकी। देख रहे हो यहाँ बदलू जिस पर बैठा हुआ है उसको कहते हैं मचिया। उसके हाथ में लिया हुआ है मुंगेरी, जिसको बोलते हैं लकड़ी का सामान है, और कटोरा में लाख है पिघलाया हुआ, और उससे वो चूड़ी बना रहा है। बगल में हुक्का रखा रहता था। हुक्का देख रहे हो यहाँ लंबा सा जो चीज है, जिसके नीचे गोल है और जिसमें छेद है। जैसे लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है, तो यहाँ पहले के समय में लोग हुक्का पीते थे। इसमें छेद में मुंह लगाकर गरगर गरगर की आवाज आती थी और उसको वो पिया करते थे। तो बदलू काका भी काम करते हुए हुक्का पीते थे। ठीक है, बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता। लला प्यार से बच्चे को लला या लल्ला कहते हैं, तो भी लेखक को लला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही
मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू मतलब नई दुल्हन की कलाइयों पर चूड़ियां या लाह की चूड़ियां लाठी सजी होती है, तो उसी तरह से वो उसको निहारता रहता था, जो उसे बहुत सुंदर दिखाई देता था। बदलू मनिहार था। मनिहार एक जाति होती है जिसका पेशा होता है ज्यादातर चूड़ियां बनाना। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा का मतलब उसके पिता, दादाजी और पूर्वज भी यही काम किया करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी कि चूड़ियां उसकी बहुत लोग खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। यानी बिक्री बहुत ज्यादा थी, गांव में तो होती ही थी और आसपास के गांव में भी होती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय कहते हैं वस्तु के बदले में वस्तु। ऐसे भी पहले के समय में खेतों में बहुत अनाज होते थे, तो लोग अनाज देकर सामान खरीदा करते थे या फिर कपड़े देकर सामान खरीदा करते थे। तो वस्तु विनिमय का मतलब हो गया कि इस पैसे देकर किसी सामान को न खरीद कर कोई वस्तु देकर और बदले में सामान या वस्तु को लेना। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगने का मतलब हो गया कि पूरी शक्ति लग गई थी, यानी कि लोगों के पसीने छूट गए थे। लोग बहुत परेशान हो गए थे उसको मनाने में। इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते। घरवाली कहते हैं पत्नी को। पत्नी को के भी कपड़े वह मांगता, ढेरों अनाज लेता था और उसके लिए उसको पगड़ी भी मिलती थी। पगड़ी जो सर पर पहनने वाला लाल सा कपड़ा का बना होता है, तो उससे पगड़ी भी लेता था शादी के समय में और रुपया भी लेता था। कहने का मतलब है कि और समय में वह कभी भी जिद नहीं करता था कि इसका कितना अनाज मिलना चाहिए मुझे। कोई भले ही मुफ्त में भी उठा कर ले जाता था या थोड़े से अनाज देकर ले जाता, लेकिन शादी विवाह के समय में वह अड़ जाता था कि अब मैं जो मांगूंगा वो आपको देना ही पड़ेगा। और उसमें वो अपने लिए भी और अपनी पत्नी के लिए भी कपड़े मांग लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। स्वाभाविक है, वह लाह की चूड़ियां बनाता था, तो उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती, तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, चिढ़ जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह क्या उत्तर देता था, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। कहने का मतलब कि शहर और गांव में बहुत अंतर है। शहर के लोग चूड़ियां क्यों पहनते हैं? उनको बोला कि वहां की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो वो गुस्से में बोलता था। क्योंकि गांव में पहले पर्दा प्रथा बहुत थी, गांव की औरतें घूंघट में होती थी और शहर की औरतें आजादी से घूमती थी। तो ये बातें उसको स्वाभाविक है कि जो जो काम नहीं करता है उसको वो पसंद भी नहीं होता है। तो उनको वो बातें पसंद नहीं थी कि शहर की औरतें अपने पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं और वो चूंकि काम भी कम करती हैं, इसीलिए उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं। तो शीशे की कांच की चूड़ियां होती हैं, वो हल्की होती है, जबकि जो लाख की चूड़ियां होती हैं वो थोड़ा भारी होती है। तो इसीलिए यदि वो ये पहनेंगी तो उनको मोच आ जाएगा, यानी कि उनको वहां पर लाई मुड़ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। इन दिनों उनकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता।
और आम की फसल में तो वह रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बना देता था। ठीक है। बदलू में ऐसे तो और भी खासियत लेखक को पसंद थी कि उसे वह दूध का मलाई देता था, उसे वह आम खाने के लिए देता था, उसका वह बहुत मान सम्मान करता था। लेकिन उसको जो सबसे ज्यादा पसंद था, चूंकि वह बच्चे थे उस समय में लेखक, तो उनको वह रंगीन लाख की गोलियां जो बदलू बना कर देता था, वह लेखक को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। मैं बहुधा बहुधा मतलब प्रायः हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। ठीक है। लेखक अपने मामा के गांव गर्मी छुट्टी में जाते थे और वहां पर कुछ समय रहकर वापस आ जाते थे। लेकिन लेखक के पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी बदली वहां से दूर हो गई, जिसके कारण वो 8-10 वर्षों तक अपने मामा के यहाँ नहीं गए और बड़े हो गए। ठीक है। 8-10 वर्ष में वो बड़े हो गए। लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। बच्चे को लाख की गोलियां पसंद होती है, बड़ों को तो नहीं अच्छा लगेगा। बड़ों लेखक भी बड़े हो गए थे। अब उनकी रुचि, अब उनका इंटरेस्ट लाख की गोलियों में नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। गए तो थे ये मामा के यहाँ, लेकिन बदलू का ख्याल इनको नहीं आया, क्योंकि अब इनको गोलियां नहीं चाहिए थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने हैं। ठीक है। पहले जब बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था तो गांव की सभी महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती थी, लेकिन इस बार लेखक ने देखा कि गांव की औरतें कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में, यानी कि शायद ही कोई हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात के समय में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वह टूटकर, कांच की चूड़ी तो आसानी से टूट जाती है, वह कलाई में घुस गई, उसमें से खून निकलने लगा। घर पर कोई था नहीं, इसीलिए लेखक ने उसका मरहम पट्टी कर दिया, यानी घुसकर दवा लगाकर और उस पर पट्टी बांध दिया। लेकिन कांच की चूड़ी टूटने से खून निकला था, तो चूड़ी का संबंध बदलू से था। तभी इनको सहसा बदलू का ध्यान आया और इन्होंने सोचा कि मैं उससे मिल ही आता हूँ। अतः शाम को ये घूमते घूमते उसके घर चले गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट कहते हैं चारपाई को। वह खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारते रहा। चूंकि लेखक बच्चा से बड़े हो गए थे, तो बदलू इसलिए नहीं पहचान पाया। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी याद करने की कोशिश कर रहा हो पिछली बातों को। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो। उनको याद आ गया और वो बोले कि आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उसी खाट पर, उसी चारपाई पर जिस पर बदलू बैठे थे, उसी पर लेखक बैठ गए। कुछ देर फिर शांति रही, कोई आवाज नहीं हुआ। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उनकी मचिया नजर आई और न भट्ठी, यानी कि पहले जैसे वो मचिया पर बैठकर भट्ठी में चूड़ियां बनाते रहते थे, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। बदलू को लोग यही कहते होंगे कि कांच की चूड़ियां ज्यादा सुंदर होती है, इसीलिए दुखी होकर
उसने ये बात कही। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ उसमें बुढ़ापा नजर आ रहा था। वो खांस भी रहा था। दमा एक बीमारी होती है जिसमें लगातार खांसी होती है। तो लेखक को यही लगा कि उसको दमा है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी कि वो बहुत दुबला भी हो गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। बदलू को लगा कि मुझे खांसते देखकर ये सोच रहा है कि मुझे खांसी की बीमारी है, लेकिन वह बोला कि ये मुझे बीमारी नहीं है, ये फसली खांसी है। यानी फसल जब करते हैं और उसमें से बीज निकाले जाते हैं तो उस समय वातावरण में बहुत ज्यादा धूल धूल गांव में होता है। तो सांस की नली को प्रभावित करता है, जिससे बहुत लोगों को खांसी होती रहती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। यानी कि सब कुछ अब जब काम मशीन से होने लगा है, तो जो लोग हस्तकला जानते हैं, जो हाथ से कुछ बनाना जानते हैं, उन सब का चीज कोई पसंद नहीं करता और वो बिकता नहीं है, जिसके कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छा नहीं लगा। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब लेखक ने देखा कि बदलू काका उदास हो गए हैं, तो उन्होंने बात को बदलते हुए आम के बारे में बात की, चूंकि लेखक पहले भी आम खाया करते थे। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर आमने सामने होकर बोले कि माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानने दूंगा तुमको। बदलू को भी याद आ गया वो बचपन का, लेखक के बचपन का समय, जब वो आकर आम खाया करते थे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। बदलू की चूड़ियां चुकी अब बिकती नहीं थी, तो वह गरीब हो गया था। अब वह गाय को भोजन नहीं करा सकता था, इसीलिए गाय को उसने बेच दिया। इतने में रज्जो, जो उसकी बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने उत्तर दिया। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी जो ठहरे, यानी कि शहर के लोग कम खाते हैं। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब समय, चौगुना मतलब 4 गुना, यानी इससे 4 गुना ज्यादा आम मैं एक समय में बैठकर खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, यानी कि लाल लाल पके हुए ला कर देना। देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। राजू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि कहते हैं जब दोनों हथेली को जोड़कर कटोरा जैसा बना लिया जाता है, उसी में वह आम लेकर आई थी हाथ में ही, और लेखक के सामने बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी कि रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी, यानी बदलू की बेटी लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। इससे क्या पता चलता है कि बदलू बहुत स्वाभिमानी था। वह शादी ब्याह में पहले ही पढ़ चुके हो कि अपने मन का मांगता था और मन पूरा नहीं होने पर वह नाराज हो जाता था। लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। अब उसका सामान कोई पूछता नहीं था। जमींदार साहब के अपनी बेटी के शादी पर जब इसको कम पैसे दे रहे थे, तो यह बोला कि जाइए आप शहर से ले आइए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानियों से
टूट जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका उत्तर आप लोग समझ गए हो कि रंग बिरंगी लाख की चूड़ियां पाने के लिए बदलू मामा के गांव चाव से जाता था, और बदलू चूंकि बहुत ही समझदार था, गांव के लोग उसको काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? मैं बता चुकी हूँ, वस्तु के बदले में वस्तु देकर सामान लेना वस्तु विनिमय है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आजकल प्रचलित क्या है? पैसे के बदले में सामान खरीदना। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो आज सभी सामान मशीन से बनते हैं, हाथ की बनी चीजों को कोई पूछता भी नहीं है, जिससे हस्तकला के जानकार भी बेरोजगार हो गए हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू के मन में बेरोजगार होने की व्यथा थी, जो लेखक को साफ साफ दिखाई दे रहा था। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू बेरोजगार हो गया, वह गरीब हो गया और कमजोर हो गया। ठीक है, तो आपको यदि ये कहानी पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको पाठ मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।